दोस्तों वेलकम बैक। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में अब हम लोग अगली कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देखते हैं। कॉन्सेप्ट है हीट एंड वर्क। तो इसको हम लोग समझते हैं। इसको समझने से पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को समझते हैं। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एक कंडीशन है सिस्टम की। सिस्टम की एक कंडीशन है। सिस्टम की इस कंडीशन में तीन तरह के इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होते हैं। तीन तरह के इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो उसको हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो पहला है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है फ्रेंड्स कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। टेम्परेचर का ग्रेडियंट नहीं है सिस्टम में। सिस्टम में चारों तरफ एक ही टेम्परेचर पाया जा रहा है, तो उसको कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। नो टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द सिस्टम। सिस्टम में कोई भी टेम्परेचर ग्रेडियंट जब नहीं होगा तो उसको हम, उस सिचुएशन को हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहेंगे। दूसरा है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में फ्रेंड्स गैसियस स्टेट में पूरे सिस्टम का प्रेशर सेम होता है। प्रेशर इज सेम या नो प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर में कोई भी ग्रेडियंट नहीं होता है, या प्रेशर जो होता है वो पूरे सिस्टम का यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है, सेम होता है। तीसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में जब केमिकल इक्विलिब्रियम आता है तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था कि केमिकल इक्विलिब्रियम के समय जो कंसंट्रेशंस होती हैं रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की, वो फिक्स हो जाती है। कंसंट्रेशन में कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं। देयर इज नो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन present in the system. So there is no concentration gradient. कोई कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट नहीं पाया जाता है सिस्टम के अंदर। तो जब ये तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ अप्लाई होते हैं, ये तीनों इक्विलिब्रियम जब एक साथ अप्लाई होते हैं, मींस थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, जब ये तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ अप्लाई होते हैं तो उस कंडीशन को ही हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम
कहते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स अगली सिचुएशन पर। अगला पैरामीटर है जिसे कहते हैं प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या होती है, तो प्रोसेस को समझते हैं। एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम से सिस्टम हमारा एक थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट है, उससे सिस्टम हमारा दूसरे थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे जा रहा है। तो जिस तरीके से वो जाएगा उसको ही हम प्रोसेस कहेंगे। प्रोसेस इज द मेथड थ्रू विच अ सिस्टम goes to one thermodynamic equilibrium to another thermodynamic state of equilibrium. It is method in which system goes from one thermodynamic state of equilibrium to another thermodynamic state of equilibrium। हमारा सिस्टम एक थर्मोडायनेमिक स्टेट पर है इक्विलिब्रियम की, उससे वो दूसरे थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे जा रहा है। तो जिन तरीकों से जाएगा उसी तरीके को हम प्रोसेस कहेंगे। तो फंडामेंटली अगर हम प्रोसेस के टाइप्स को देखें, टाइप्स ऑफ प्रोसेस को देखें, तो कुछ फंडामेंटल टाइप्स हम लोग प्रोसेस के बता सकते हैं। जैसे कि पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस। फ्रेंड्स, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है कि प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो जब प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो उसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो इसे आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। या डेल्टा टी, डिफरेंस इन टेम्परेचर इज जीरो। डेल्टा टी इज जीरो, डिफरेंस इन टेम्परेचर इज जीरो। दूसरी है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में फ्रेंड्स प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ऐसे याद रखेंगे कि बार इज यूनिट ऑफ प्रेशर, तो आइसोबारिक मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट। तो प्रेशर इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस, और प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन प्रेशर दैट इज डेल्टा पी is 0। Change in pressure that is delta P is 0। तीसरी है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम इज कांस्टेंट, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो उस सिचुएशन में चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी विल बी 0। चेंज इन वॉल्यूम या डेल्टा वी इज 0। चौथी प्रोसेस का टाइप है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस में जो Q है, हीट, इज 0। सिस्टम ना तो सराउंडिंग से हीट ले रहा है ना सराउंडिंग को हीट दे रहा है। तो
तो ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होती है तो उसे हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। सो इन एडियाबैटिक प्रोसेस हीट इज जीरो, हीट की वैल्यू जीरो होती है। नाउ नेक्स्ट वी आर कमिंग टू प्रोसेस के तरीके के करने के दो तरीके हैं। एक है मेथड ऑफ डूइंग ऑफ प्रोसेस, एक है इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या चीज है? इरिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें प्रोसेस एक डेफिनिट टाइम इंटरवल में होती है, एक डेफिनिट टाइम इंटरवल में होती है और उसके ड्राइविंग फोर्स और रेजिस्टेंस में जो उसे ड्राइविंग फोर्स को रोकता है, ड्राइविंग फोर्स और रेजिस्टेंस में एक डेफिनिट डिफरेंस होता है। तो देयर इज फाइनाइट डिफरेंस in driving force and resistance। ये प्रोसेस जो होती है ये एक निश्चित समय में कंप्लीट होती है। दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड in a definite interval of time। और इसके अलावा इस प्रोसेस को करते समय शुरू में सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है और बाद में सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है। Initially, system is in thermodynamic equilibrium. Finally, it is in thermodynamic इक्विलिब्रियम। तो शुरू में हमारा सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है और बाद में हमारा सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है। प्रोसेस के दौरान इक्विलिब्रियम नहीं होता है, प्रोसेस के दौरान इक्विलिब्रियम नहीं होता है। दूसरी होती है रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो फ्रेंड्स रिवर्सिबल प्रोसेस में ये प्रोसेस इतनी स्लो होती है, वेरी 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 स्लो, इतनी स्लो होती है कि सिस्टम हमेशा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होता है। System is always present in thermodynamic equilibrium और प्रोसेस को कंप्लीट करने में इनफाइनाइट टाइम लगते हैं। टेक इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। प्रोसेस को कंप्लीट करने में इनफाइनाइट टाइम लगते हैं, मतलब प्रोसेस हमारी इतनी स्लो है, इतनी स्लो है कि प्रोसेस को कंप्लीट करने में इनफाइनाइट टाइम लगता है
और हमारा सिस्टम जो है वो हमेशा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होता है। ऐसी जो प्रोसेस होती है उसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस की कैटेगरी में रखते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं वर्क की और हीट की। तो हीट और वर्क क्या चीज है, तो ध्यान से समझिए। हीट इज डिनोटेड बाय Q। हीट इज डिनोटेड बाय Q। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी का ट्रांसफर होता है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और ये जो एनर्जी का ट्रांसफर होने वाला है इसका कारण टेम्परेचर डिफरेंस है। मतलब सिस्टम या तो ज़्यादा टेम्परेचर पर है, सराउंडिंग कम टेम्परेचर पर है, या सिस्टम कम टेम्परेचर पे है और सराउंडिंग ज़्यादा टेम्परेचर पर है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो उस कारण से अगर एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो उस एनर्जी के ट्रांसफर को हम हीट कहते हैं। मतलब एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर between system and surrounding। सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच के जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, उसके कारण जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है, या तो सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है, सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी आ रही है, और दोनों के बीच में ये T1 टेम्परेचर है, सराउंडिंग का T2 है, ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है। T1 इज नॉट इक्वल टू T2। अगर T1 बड़ा होगा T2 छोटा होगा तो एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी, और अगर T2 बड़ा होगा T1 छोटा होगा तो सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी आएगी। तो वो एनर्जी जिसका कारण टेम्परेचर डिफरेंस है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, उसको हम हीट कहते हैं। उसको हम कहते हैं हीट। और इसके अलावा कोई भी एनर्जी ट्रांसफर हो जिसके लिए टेम्परेचर डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उस एनर्जी के ट्रांसफर को हम वर्क कहते हैं। सो वर्क को W से डिनोट करते हैं। इट इज अगेन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम and surrounding when temperature difference is not directly involved। जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा तो उसको हम वर्क कहेंगे। वर्क को W से रिप्रेजेंट करेंगे। वर्क हमारे कई तरह के हो सकते हैं। इट कैन बी मैकेनिकल वर्क, ग्रेविटेशनल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, मैग्नेटिक वर्क। वर्क के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग वर्क को
मैकेनिकल वर्क के टर्म्स में ही पढ़ेंगे, जिसको हम कहेंगे वर्क इक्वल टू माइनस इंटीग्रल पी एक्सटर्नल डी वी। दिस इज द वर्क विच वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। इस जगह पर हम लोग वर्क को W इक्वल टू माइनस इंटीग्रल पी एक्सटर्नल डी वी करके ही पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अगर प्रोसेस हमारी आइसोथर्मल है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, और इरिवर्सिबल है, तो वर्क कितना होगा? आइसोथर्मल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोथर्मल है और इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो हमारा वर्क कितना होगा? तो फ्रेंड्स, वर्क इज माइनस इंटीग्रल पी एक्सटर्नल डीवी, और प्रेशर कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसलिए प्रेशर कांस्टेंट होगा, और प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो इट विल बी माइनस इंटीग्रल माइनस पी एक्सटर्नल इंटीग्रल डीवी। अब वॉल्यूम की हम लिमिट लगा देते हैं। लिमिट यानी कि इनिशियल और फाइनल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम कहते हैं, पहले वॉल्यूम V1 था, बाद में वॉल्यूम V2 हो गया। तो V1 था और V2 हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल V, लिमिट होगी V1 से V2, सो इट विल बी माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस 1। तो दिस इज इरिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला अगर प्रोसेस हमारी आइसोथर्मल है। पी एक्सटर्नल इज बाहरी प्रेशर जो कि वॉल्यूम को चेंज होने से रोक रहा है, और V1 इज इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, V2 इज फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। अब यहां पर एक चीज ये देखने को मिलेगी कि हमें एक वर्क की एक नई यूनिट देखने को मिल रही है। प्रेशर की यूनिट होती है ATM, वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर। तो अगर हम प्रेशर को ATM में रखें और वॉल्यूम को लीटर में रखें, तो हमारी एक नई यूनिट वर्क की देखने को मिल रही है, ATM इंटू लीटर। यहां पर एक कन्वर्जन याद रखेंगे, 1 ATM लीटर इज 101.3 जूल। एक ATM लीटर जो होता है वो 101.3 जूल के बराबर होता है। तो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट यूनिट ऑफ आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क। अब इसी वर्क को हम लोग ग्राफिकली अगर देखते हैं तो ध्यान से देखिएगा, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कांस्टेंट टेम्परेचर यानी आइसोथर्मल कंडीशन में जो ग्राफ होगा वो होगा बॉयल का ग्राफ, ऐसा। और इरिवर्सिबल वर्क का मतलब हुआ कि हम लोग कहते हैं ये पहले एक्सपेंशन अगर है, एक्सपेंशन मतलब इनिशियल वॉल्यूम कम है, फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है। तो इनिशियल प्रेशर कम होगा, इनिशियल प्रेशर ज़्यादा होगा और फाइनल प्रेशर कम होगा। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में P external is the final pressure.
So P external is the final pressure. This is going to be P external. P external is the final pressure. So what will be value of P external multiplied by V2 minus V1? So V2 minus V1 is this length multiplied by P external. तो ये जो ग्राफ का एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया, दिस इज एरिया फॉर वर्क फॉर एक्सपेंशन प्रोसेस इरिवर्सिबली। इरिवर्सिबली अगर हमारी एक्सपेंशन प्रोसेस है तो ये हमारा वर्क का फॉर्मूला से वर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अगली चीज, अगर ये कंप्रेशन होता तब क्या होता? तो कंप्रेशन में फ्रेंड्स फाइनल वॉल्यूम कम होता, ये होता V2, और इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा होता, ये होता V1। तो हमारा जो वर्क होता वो तो एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल जो कि फाइनल वॉल्यूम के अलोंग प्रेशर है उसके अगेंस्ट हो रहा है वर्क। तो P एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाई V2 माइनस V1 की वैल्यू क्या होती? वो वैल्यू होती, ये हो जाता P एक्सटर्नल। तो ये बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया, दिस वन इज वर्क। तो ये जो शेडेड एरिया मैंने शो किए हैं ये वर्क होंगे। ये शेडेड एरिया जो मैंने शो किए हैं ये वर्क होंगे। एक मैंने शो किया है एक्सपेंशन में, एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम जब बढ़ता है, और दूसरा मैंने शो किया है कंप्रेशन में, कंप्रेशन मतलब जब वॉल्यूम कम होता है। अब बात करते हैं कि व्हाट विल बी साइन ऑफ द वर्क। साइन ऑफ हीट एंड वर्क। IUPAC के हिसाब से हीट और वर्क के क्या साइन होंगे? कब हीट पॉजिटिव कही जाएगी, कब हीट निगेटिव कही जाएगी, कब वर्क पॉजिटिव कहा जाएगा, कब वर्क निगेटिव कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन बहुत आसान है। साइन कन्वेंशन के हिसाब से केमिस्ट्री में वी आर सिस्टम and we are selfish. We are system and we are selfish. If we gain, then sign is positive. If we lose, sign is negative. केमिस्ट्री में हम सेल्फिश हैं, हम सिस्टम है, हम सेल्फिश है। हमारा फायदा पॉजिटिव, हमारा नुकसान नेगेटिव। अब इस चीज को यहां पर अप्लाई करते हैं कि अगर पहले हीट की बात करते हैं, अगर सिस्टम हीट लूज करता है, हीट इज लॉस्ट बाय सिस्टम, सिस्टम हीट लूज करता है, सिस्टम से हीट जा रही है, हीट लूज कर रहा है, तो लूज करने के केस में साइन निगेटिव कहा जाएगा। तो Q इज निगेटिव, साइन ऑफ द हीट विल बी नेगेटिव। और अगर हीट इज गेन्ड बाय द सिस्टम,
सिस्टम हीट को गेन कर रहा है, फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो उस कंडीशन में Q की वैल्यू पॉजिटिव कही जाएगी, तो हीट विल बी पॉजिटिव। अब बात करते हैं वर्क की, कि अगर एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन का मतलब है सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ना, V2 इज ग्रेटर देन V1। जैसे कि यहां पर V2 बड़ा है, V1 छोटा है, इसको कहते हैं एक्सपेंशन। तो फ्रेंड्स, जब एक्सपेंशन होगा सिस्टम बाउंड्री को धक्का मारेगा। सोचो, जब एक्सपेंशन होगा सिस्टम बाउंड्री को धक्का मारेगा, और धक्का मारेगा बाउंड्री को तो सिस्टम एनर्जी लूज करेगा, और सिस्टम अगर एनर्जी लूज करेगा तो वर्क विल बी निगेटिव। उस कंडीशन में जो वर्क होगा वो निगेटिव होगा। और अगर कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम को कम करना। जब V2 कम होगा V1 से, जो कि यहां पर लिया गया है, V2 कम है, V1 बड़ा है, तो इस कंडीशन में सराउंडिंग जो है वो धक्का मार रही है और वो सिस्टम पर वर्क कर रही है। सराउंडिंग जो है वो धक्का मार रही है और वो सिस्टम पर वर्क कर रही है। तो ऐसे केस में सिस्टम क्या एनर्जी लूज कर रहा है? जवाब है नो, सिस्टम एनर्जी लूज नहीं कर रहा है। सिस्टम पर एनर्जी दी जा रही है, सिस्टम को एनर्जी दी जा रही है, तो सिस्टम इज गेनिंग द एनर्जी। सिस्टम जब एनर्जी को गेन करेगा तो वर्क विल बी पॉजिटिव। तो यहां पर कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन में वर्क इज पॉजिटिव। यहां पर एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन में वर्क इज निगेटिव। तो गौर से देखिएगा, इस केस में वर्क इज एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का एरिया और उसके आगे निगेटिव का साइन, क्योंकि वर्क निगेटिव है, एक्सपेंशन में वर्क निगेटिव है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया और उसके आगे निगेटिव का साइन इज द वर्क। कंप्रेशन में इस केस में ये बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया वर्क है और वर्क इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ऑफ दिस एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल इज कॉल्ड वर्क। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क। रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क क्या होता है उसको समझते हैं। हमारा प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में मौजूद है, तो वर्क इज माइनस इंटीग्रल P एक्सटर्नल dV। और हमको पता है कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो वी कैन राइट प्रेशर इज nRT अपॉन V। या नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है और T कांस्टेंट है, सो इट विल बी इंटीग्रल
nRT अपॉन V dV। नाउ n, R and T आर कॉन्स्टेंट, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे, तो इट विल बी माइनस nRT इंटीग्रल dV अपॉन V, और लिमिट्स आएंगी V1 से V2, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम V1 था और फाइनल वॉल्यूम V2 है। तो फ्रेंड्स इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस nRT ln V2 बाई V1, ये आ जाएगी वैल्यू लिमिट के लगाने के बाद में। और इसको अगर लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2.303 nRT log V2 बाई V1। सो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला है वर्क का जब हमारी प्रोसेस रिवर्सिबल और आइसोथर्मल होती है। V1 इनिशियल वॉल्यूम है, V2 फाइनल वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है जो कि कांस्टेंट है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस है। तो इनको लगाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वर्क की वैल्यू आएगी। अब इसी चीज को अगर हम ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम एक ग्राफ खींचेंगे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। अब अगर एक्सपेंशन है तो V2 बड़ा होगा, V1 छोटा होगा। ये V1 है, ये V2 है। तो फ्रेंड्स इस इंटीग्रल का मतलब है एरिया अंडर द ग्राफ। तो ये जो शेडेड रीजन है दिस इज वर्क डन। और एक्सपेंशन के समय हमें पता है वर्क इज निगेटिव, वर्क हमारा निगेटिव होता है। दूसरा केस है कंप्रेशन का। कंप्रेशन के केस में प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ खींचेंगे। इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा होगा, फाइनल वॉल्यूम कम होगा, तो अगेन एरिया अंडर द ग्राफ इज द वर्क। बस ये फर्क रहेगा कि कंप्रेशन के केस में इस एरिया का पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ही वर्क कहा जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन एस्टिमेट वर्क फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो फ्रेंड्स आज की डेट में, आज के लेक्चर में हमने हीट एंड वर्क से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखी हैं। आगे और लेक्चर्स में, फॉलोइंग लेक्चर्स जो हमें आगे देखने को मिलेंगे, उसमें हम और भी चीज़ें इसके रिलेशन में देखेंगे और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।